हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है, मीरा की जय जय। मीराबाई चानू जो कि रजत पदक जीत कर आई हैं ओलंपिक में, उनके बारे में ये न्यूज़ है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने जब रजत पदक जीत कर देश वापसी करी है तो लोगों ने उनका स्वागत किया है। हालांकि वहाँ पर अराजकता भी फैल गई। इन सब बातों को आर्टिकल में बताया गया है। आपको पता होगा कि मणिपुर की जो खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में 87 प्लस 115 किलोग्राम के सहित कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर शनिवार को रजत पदक जीता था और अब वो पदक जीतकर देश वापस आ गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिजोरम और असम सीमा विवाद भड़का, 6 पुलिस वालों की मौत। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिजोरम और असम सीमा विवाद है क्या। देखिए, जो असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद चल रहा है वो सोमवार को पूरी तरीके से भड़क गया, या कह सकते हैं कि हिंसक रूप उसने ले लिया। इसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद भी हो गए। इस विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर हम देखें तो औपनिवेशिकवादी काल के दौरान मिजोरम जो है वो असम का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे तह लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के जरिए साल 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जबकि असम को 1950 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में नए राज्य बनने से इसके पास भूमि कम पड़ गई, यानी कि असम के पास भूमि कम पड़ गई और दोनों राज्यों के बीच चल रहा सीमा विवाद इसी औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। जब ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जरूरतों के मुताबिक अंदरूनी सीमाओं में बदलाव किया गया था, असम मिजोरम सीमा विवाद जो है वो ब्रिटिश काल के तहत पारित 2 अधिसूचनाओं से उपजा है। पहला जो है वो 1875 की अधिसूचना है, जिसमें लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया गया, और दूसरा है 1933 की अधिसूचना, जिसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा तय की गई, जो कभी मणिपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है इस विवाद का। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और इसमें सोमवार को 6 पुलिसकर्मी, असम के 6 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 50 अन्य घायल हो गए। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी वाक युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। इसके बाद शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से अलग अलग बातचीत की है और सीमा विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर संशय को आखिरकार विराम लगा दिया है। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के दिन सोमवार को ही येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। बहुत जल्द वहां नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। नया मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिंगायत समुदाय से होगा या कोई और, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस्तीफे का आदेश नहीं आया है और बताया जा रहा है कि देर रात उन्हें संदेश मिला कि वह कार्य योजना के अनुसार बढ़ें, लिहाजा सोमवार दोपहर येदियुरप्पा भावुक भी हो गए। नेक्स्ट न्यूज है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात। भारत ने इस पर नजर बनाए रखी हुई है और भारत का कहना है कि आगे जो आने वाले 2 से 3 महीने हैं वो अफगानिस्तान के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान के 426 जिले हैं उनमें 212 जिलों पर तालिबान ने बढ़त बना ली है और कब्जा कर लिया है। और जो इसके बावजूद काबुल की सत्ता अभी भी तालिबान के लिए दूर है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, जो अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, वो तालिबान से ज़बरदस्त ढंग से लड़ रही है, मुकाबला कर रही है।
बल्कि जिस तरीके से अमेरिका, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में तालिबान को लेकर संशय बना है, उसका भी असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। भारत अफगानिस्तान के पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए रखे हुए है। साथ ही रूस, ईरान, अमेरिका और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, और बिजनेस पेज से पहली न्यूज है कि 6 कंपनियों को मिली आईपीओ लाने की अनुमति। तो सबसे पहले जानिए कि आईपीओ क्या होता है। जो कंपनियां लाती हैं, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी इकट्ठा करना चाहती हैं, उसे ही आईपीओ कहा जाता है। न्यूज़ में बोला गया है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 6 कंपनियों को प्रारंभिक पब्लिक ऑफर लाने की इजाजत दे दी है। इसमें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कॉर्ट्रेट टेक, सुप्रिया लाइफ साइंस, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, विजय डायग्नोसिस सेंटर तथा एमी ऑर्गेनिक्स के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने इस वर्ष मई और जून में आईपीओ के लिए आवेदन किए थे। इन्हें सेबी ने 19 से 23 जुलाई के दौरान मंजूरी प्रदान की है। अब इसे मंजूरी प्रदान की है सेबी ने। तो हम सबसे पहले तो सेबी का फुल फॉर्म जानेंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय सेबी में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसे प्राप्त की गई। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। इसे स्थापित करने के पीछे मुख्य कारण शेयर बाजार को संरक्षण देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। सेबी के क्या अधिकार हैं? देखिए, सेबी बोर्ड किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति, कॉरपोरेट संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड या अनुबंध दस्तावेज जैसी जानकारी भी मांग सकता है। अर्ध विधान सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों और विनियमों को लागू करने का अधिकार रखता है। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक अध्यक्ष जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, 2 सदस्य जो केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, 1 सदस्य आरबीआई से, बाकी के 2 सदस्यों को केंद्र सरकार नामित करती है। सेबी का कार्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं। अजय त्यागी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 2017 में इसके अध्यक्ष बने हैं और ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो इतनी बातें आपको सेबी के बारे में जानना जरूरी था। और ये आप कह सकते हैं कि जो 1992 में 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद ही सेबी की स्थापना की गई थी ताकि जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े स्रोतों के अनुसार एप्टस वैल्यू के आईपीओ का अनुमानित आकार 2,600 से 3,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत कंपनी ताजा शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अधिकतम 6,45,90,695 शेयर जारी कर शेष रकम जुटाई जाएगी। ऑनलाइन ऑटो क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कॉस्ट्रेड ट्रिक अपने आईपीओ के तहत पूरी रकम ओएफएस के माध्यम से जारी कर सकती है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं जो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पहली तिमाही में प्रत्यक्ष कर 109% बढ़ा।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष कर वे कर शामिल होते हैं जिनका भुगतान आप सीधे सरकार को करते हैं, और ये कर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, इसलिए इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकता है। इस कर का प्रशासन आय विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की जिम्मेदारी होती है। प्रत्यक्ष कर एक प्रोग्रेसिव टैक्स है क्योंकि इसे किसी व्यक्ति की आय के अनुसार लगाया जाता है, ना कि समान रूप से। प्रत्यक्ष करों के भार का एक बड़ा हिस्सा समृद्ध लोगों द्वारा साझा किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव प्रकृति के होते हैं क्योंकि सभी को अपनी आय के बावजूद उन्हें भुगतान करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के अगर हम उदाहरण देखें तो इस प्रकार के कर को हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ये कर सीधे सरकार को चुकाने पड़ते हैं और इन्हें किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जैसे आय, धन, कॉर्पोरेट कर। इस प्रकार के टैक्स व्यक्ति या कंपनी विशेष पर ही लगाए जाते हैं। या सीधे समझें कि जो प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो अप्रैल से जून 2021 की है, इसमें राजस्व प्राप्ति की स्थिति मजबूत होने से सरकार पिछले साल के मुकाबले कम कर्ज लेगी। इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 109.3% और अप्रत्यक्ष कर में 70.3% बढ़ा है। समीक्षाधीन अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2,46,519.82 करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष कर 3,11,398 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में आरबीआई से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदने की कोई योजना नहीं है। वहीं सरकार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम कर्ज लेगी। सरकार के अनुसार गत वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बाजार से 10,48,788 करोड़ रुपए उधार लेने का संशोधित बजटीय अनुमान है। नेक्स्ट न्यूज है एमएसएमई का बकाया भुगतान 45 दिनों में। यह स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र एमएसएमई का सभी बकाया भुगतान 45 दिनों में कर देगा। उनके अनुसार एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामले में केंद्र सरकार का यही रुख है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रही हैं। बकाये के भुगतान से एमएसएमई की नकदी की समस्या दूर होगी। वहीं एमएसएमई के पास नकदी आने से अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी तेज होगी। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29% है, 29% है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये एमएसएमई क्या है। देखिए, एमएसएमई जो है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन यानी कि टर्नओवर भी एक सीमा के अंदर ही रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। एमएसएमई का पूरा नाम आपको पता चल गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब जो इसमें कितना प्रतिशत योगदान जीडीपी का होता है, तो वो बताया गया 29% योगदान जीडीपी का होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित चीजों का कुल मूल्य है।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों यानी कि पीएसयू और केंद्रीय विभाग पर एमएसएमई के बकाये को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के दौरान यह आश्वासन दिया। बाद में वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए भी बताया कि केंद्र 45 दिनों में एमएसएमई का पूरा बकाया भुगतान कर देगा। उन्होंने संसद में कहा कि एमएसएमई का बकाया काफी गंभीर मामला है और इस मुद्दे पर पूर्व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के साथ चर्चा की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से, देश को चाहिए मुफ्तखोरी से मुक्ति, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। उन्होंने आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से लोगों को चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी की आदत लगाई जा रही है, चाहे वो मुफ्त लैपटॉप देना हो, मुफ्त बिजली देना हो, मुफ्त अन्न देना हो, गैस कनेक्शन देना हो। इन सब के बजाय अगर सरकारें लोगों को आत्मनिर्भर बनने की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित करें तो शायद ये जो मुफ्तखोरी है और जो आप कह सकते हैं कि लोड पड़ता है खाते पर या फिर भारत सरकार पर, उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर लैपटॉप वितरण हो रहा है तो कोई पार्टी अपनी जेब से नहीं करती है, या फिर अगर मुफ्त बिजली दी जा रही है तो वो भी अपनी जेब से नहीं करती, कहीं ना कहीं सरकारी धन का उपयोग उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। तो क्यों नहीं ऐसी जो उपभोग वाली चीज़ें हैं उसको थोड़े कम दायरे में लाया जाए ताकि लोग उस पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की एक योजना है कि किसानों को 6,000 रुपये महीना पेंशन दिया गया है। हालांकि इससे मोटिवेशन मिलता है किसानों को, लेकिन अगर ये 6,000 रुपये किसानों को और बेहतरी से उपकरण या फिर जो खाद वगैरह होती है, यूरिया होती है, उन सब में अगर ये दिया जाता कि आपको सब्सिडी दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आर्टिकल में बताया गया है कि तमाम देशों में इस समय जनता को मुफ्त सुविधाएं बांटकर वोट हासिल करने की एक होड़ सी लगी हुई है। इंग्लैंड में पिछले चुनाव में मुफ्त ब्रॉडबैंड, बस यात्रा और कार पार्किंग की योजनाएं की घोषणा की गई थी। इसमें भारत भी कभी पीछे नहीं रहा है। कुछ वर्षों में पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप बांटे गए थे। हालांकि लैपटॉप बांटने से वे जीते भी थे। उसके बाद क्या किया था, उन्होंने स्मार्टफोन का आवेदन मांगे थे कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे, और अगर वो चुनाव जीत गए तो उसके बाद वो स्मार्टफोन उन्हें मिल जाएंगे। हालांकि वो जीत नहीं पाए। उसके बाद तमिलनाडु में चुनावी जो था उसमें किचन ग्राइंडर एवं साइकिल, दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, केंद्र सरकार द्वारा गैस कनेक्शन, ऐसे कई वादे हैं या फिर दिए भी जाते हैं। इसमें जनहित तो होता ही है, मगर कहावत है कि किसी को मछली बांटने के स्थान पर यदि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कि वो निर्भर नहीं रहेगा, वो खुद मेहनत करेगा और हो सकता है उससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़े। ऐसे में मुफ्त बिजली वितरण से क्या वास्तव में जनहित होता है? चुनाव पूर्व ऐसी घोषणाएं निश्चित रूप से अनैतिक हैं, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन का उपयोग वोट मांगने के लिए किया जाता है। जैसे कि कांग्रेस ने किसानों की ऋण माफी एवं मनरेगा जैसी योजनाओं से जीत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पूर्व ऐसी बंदर बाट पर रोक लगाने की पहल की थी। बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव के बाद भी ऐसा वितरण सही है? भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद की जो प्रोफेसर हैं रितिका खेड़ा, उनके अनुसार सरकारी सेवाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली श्रेणी में सार्वजनिक सेवाएं आती हैं, जैसे रेल, हाईवे अथवा कोविड के बारे में जानकारी, जो कि केवल सरकार ही उपलब्ध करा सकती है। आपने देखा होगा कि जो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार ही उपलब्ध कराती है, केंद्र सरकार ही करा सकती है। जैसे कि रेलवे कोई राज्य सरकार की योजना तो है नहीं, वो सिर्फ केंद्र सरकार की है। और कोविड को लेकर भी कोई भी जानकारी केंद्र सरकार ही आपको देगी। जो मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि राज्यों ने भी इसमें मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उठाई थी, लेकिन उसमें उतना धन उनके पास
एकत्रित नहीं हो रहा था। निसंदेह ये सुविधाएं सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरे प्रकार की सुविधाएं वे होती हैं जो व्यक्ति स्वयं हासिल कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलने से समाज का भी हित होता है। मतलब अब इसमें यहाँ पर देखिए मास्क का उदाहरण दिया है। अगर व्यक्ति चाहे तो उस मास्क को खरीद सकता है, लेकिन सरकार द्वारा जब वो मास्क उपलब्ध कराया जाता है तो इसमें समाज हित माना जाता है, यानी कि जो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं तो भी वो आपको दी जाती है। तो ऐसे में किसी को भी मुफ्तखोरी की आदत लग सकती है। तीसरे प्रकार की सुविधाओं में लाभ व्यक्ति विशेष को ही होता है, जैसे दिल्ली में एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देना। ऐसे वितरण का सामाजिक सुप्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सरकार को इससे बचना चाहिए। उसे सीधे देने के स्थान पर जनता को सक्षम बनाना चाहिए कि वह इस सुविधा को स्वयं बाजार से खरीद सके। विषय यह रह जाता है कि मेरिट और व्यक्तिगत सुविधाओं में भेद कितना है। इसका स्पष्टीकरण दो योजनाओं की तुलना से हो सकता है कि मतलब किस मेरिट के आधार पर ये व्यक्तिगत सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष नगद देने की जो योजना लागू की है, वहीं दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की है। दोनों मुफ्त सुविधाएं हैं, 6,000 भी आपको फ्री में मिल रहे हैं और बिजली भी फ्री में मिल रही है अगर आप कम उपभोग करेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि किसान को नगद राशि मिलने से उसकी खेती के प्रति रुझान बढ़ता है और देश की खाद्य व्यवस्था सुदृढ़ होती है, जबकि बिजली मुफ्त बांटने से ऐसा लाभ किसी को नहीं, सिर्फ उपभोक्ता को बढ़ता है। सरकार की आमदनी और जीरो ही हो गई ना, जिस यूनिट का उसको पैसा मिल सकता था वो भी नहीं मिलता है। इसलिए किसानों को दी जाने वाली नगद मदद को मेरिट सुविधा में गिना जाना चाहिए, जबकि मुफ्त बिजली को व्यक्तिगत सुविधा में। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसान को नगद राशि देना ही सर्वोत्तम है। उत्तम यह होता है कि उन्हें सब्सिडी दी जाती। केंद्र सरकार को तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसान पेंशन, मातृत्व वंदन योजना, उन्नत जीवन योजना, ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौशल योजना के अंतर्गत लोगों को उपयुक्त क्षमताओं में ट्रेनिंग दी जा रही है या सुविधाएं दी जा रही हैं। इन योजना को बनाए रखना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तमाम मुफ्त जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको भी थोड़ा उस पर अंकुश लगाना चाहिए। आज हमारे देश में नागरिक जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए खर्च करने से गुरेज नहीं करते हैं। अब उस धारणा को तिलांजलि देनी चाहिए कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल सरकारी तंत्र ही कर सकता है। हमें जनता का भरोसा कर उसे इन तमाम योजनाओं में उलझाने के बजाय सीधे रकम देनी चाहिए। कल्याणकारी खर्चों का दूसरा पक्ष सरकार की वित्तीय क्षमता का है। सरकार को निर्णय करना चाहिए कि वह सड़क बनाएगी अथवा गरीब को पेंशन देगी। सरकार जब जनता को मुफ्त सुविधाएं देती है तो उसकी हाईवे इत्यादि बनाने की क्षमता कम हो जाती है, वह नई तकनीक में निवेश नहीं कर पाती है। इसका आखिरकार देश के आर्थिक विकास पर ही कुप्रभाव या जीवन पर दुष्कर प्रभाव पड़ता है। वेनेजुएला इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तमाम सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने से आज उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। समय आ गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी का विराम लगाना चाहिए। इसके बजाय नई तकनीकों में निवेश किया जाए और नागरिकों को सीधे तौर पर रकम दी जाए या फिर सुविधाएं दी जाए। नेक्स्ट है संसाधनों पर बोझ बनती बढ़ती आबादी। देखिए यहाँ पर यह आर्टिकल देखिए लिखा गया है कि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती द्वारा, उसमें इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित होंगे। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि अभी वर्तमान में पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 2.5% है और एक अनुमान के अनुसार 2030 तक ये सिर्फ इसका 50% रह जाएगा, यानी कि 1.25% ही रह जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कितनी परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि जल को ही जीवन माना जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। यह स्वतंत्रता हमें अपने संविधान से मिली हुई है, परंतु बात जब हमारे देश या धरती की प्राकृतिक संसाधनों या सतत विकास की हो तब हम सभी का दायित्व बनता है कि उस पर मिलकर चिंतन किया जाना चाहिए। देखिए जो यहाँ पर
मूल अधिकारों की बात हो रही है। पिछले कई वीडियोस में आपको मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगर आपने फिलहाल पिछले दैनिक जागरण के डिस्कशन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज सभी को मिलकर सोचना होगा कि बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। वैश्विक स्तर पर दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति करना अब संभव नहीं दिख रहा है। वर्तमान में धरती के पास जो संसाधन है, हम उसका तेजी से उपयोग कर रहे हैं। जनसंख्या की लगातार वृद्धि के लिए जो विकास किया जा रहा है, उससे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है तथा उनकी खपत भी तीव्रता से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे विकास के लक्ष्य भी कहीं न कहीं बेअसर हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने तथा उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ रूप से बनाए रखने के लिए जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि पर अंकुश लगाना ही होगा। अगर इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो यह दिन दूर नहीं जब धरती पर न स्वच्छ जल बचेगा, न शुद्ध हवा और न स्वच्छ वातावरण होगा। खाने की पर्याप्त अन्न भी नहीं होंगे, न सुविधाजनक कुछ रहने के लिए बचेगा, जमीन भी नहीं बचेगी। बीमारियां, बेरोजगारी, हिंसा इत्यादि खूब जोर शोर से बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोविड-19 को ही देख लीजिए। अब हमारे समय में इस समय जो अस्पतालों में स्थिति है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से संसाधनों की कमी है। जनसंख्या तो बढ़ रही है और संसाधनों की कमी होती जा रही है। पर्यावरणविद बार बार यह कह रहे हैं कि हमें जल एवं भूमि के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश अपने अपने स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं। धरती को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका उपयोग सोच समझकर करना होगा। इस समय जल, जंगल और जमीन घटते जा रहे हैं। इस जल की ही बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की लगभग 2.5% मात्रा ही पीने योग्य है। इसमें से वर्ष 2030 तक पीने का पानी 50% तक कम हो जाएगा। सोचो, अगर हम सोचते हैं कि ये अगर जब पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसा रहेगा। सच तो यह है कि अब समय केवल सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का भी है। इसका केवल एक ही उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो और सबके दो, चाहे राशन कार्ड हो या नौकरी हो या फिर कोई भी सरकारी सुविधा, जिसमें 2 बच्चे हों उनको ही ये सुविधा दी जाए। देश में एक परिवार के लिए 2 बच्चों के जन्म का प्रावधान किया जाना चाहिए। 2 से अधिक बच्चों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश के हर क्षेत्र में समानता के साथ अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या राजनीति से जुड़े लोग हों। यह प्रावधान सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसी से भविष्य के लिए सही राह निकलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है विपक्षी एका का भविष्य, यानी कि जो ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं 2024 के लिए विपक्ष को एक करने के लिए, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंटरनेशनल पेज पर जो पहली न्यूज़ है कि तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले करता रहेगा अमेरिका। अमेरिका के जो जनरल हैं मैकेंजी ने कहा है कि वो, यानी कि उन्होंने आश्वासन दिया है अफगानिस्तान को कि वो तालिबान के ठिकानों पर आप कह सकते हैं कि हमले करता रहेगा। काबुल में सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि तालिबान हिंसा की वारदातों में तेजी आ रही है। इसी कारण अमेरिकी सेना के कुछ दिनों में हवाई हमले बढ़ा दिए जाएंगे। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले अगले हफ्तों में भी जारी रहेंगे। जब मैकेंजी से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना की 31 अगस्त को पूरी वापसी के बाद भी हवाई हमले किए जाएंगे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने संभावना जताई कि मुस्लिम त्यौहार निकलने के बाद तालिबान हिंसा में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शहरों पर कब्जा करने में तालिबान सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका से द्विपक्षीय वार्ता में चीन हुआ आक्रामक। चीन ने तियानजिन में सोमवार से शुरू राजनयिक स्तरीय वार्ता में अमेरिका पर द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध का आरोप लगाया। आक्रामक रुख अपनाते हुए चीन ने पहली बार अमेरिका को अपनी मांगों की फहरिस्त थमा दी। उसने अमेरिका से कहा है कि वह चीनी छात्रों और उनकी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के खिलाफ वीजा पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे। साथ ही चीनी कंपनियों और कन्फ्यूजन्स संस्थानों का उत्पीड़न बंद करने का भी आग्रह किया है।
उसने अमेरिका में चीनी दूतावास और राजदूत के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि चीनी और एशियाई लोगों पर नस्ली हमले किए जाते हैं। तो ये आज का यानी कि 27 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।